स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। व्हाट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लोज, इनफ्लो मतलब मनी आना, एंड आउटफ्लोज, आउटफ्लो मतलब मनी जाना, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें पता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हम लगातार कैश और बैंक के बैलेंस इंक्लूड करते आए हैं। ऑफ एन इंटरप्राइज, किसी भी एक बिजनेस का, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी एक स्पेसिफाइड पीरियड का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश का इनफ्लो मीन्स कैश आना एंड कैश का आउटफ्लो एक पर्टिकुलर पीरियड का, एक पर्टिकुलर बिजनेस का शो करता है। इसी को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, मीन्स कैश का फ्लो चेक करना होता है, कितना कैश हमारे पास करंट ईयर में आया है और कितना कैश हमारे पास से करंट ईयर में गया है। उसका फ्लो चेक करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। राइट। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है थ्योरिकल, नेम द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये हमारा स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो रूल्स और रेगुलेशंस है जिसके अकॉर्डिंग बनाया है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैंने बताया आपको। क्वेश्चन आता है हमारा, नेम द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। मीन्स AS3 भी लिखा हो सकता है। AS3 का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ही होता है। देयर आर 3 एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड नंबर थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। राइट। ऑपरेटिंग एंड जो एक्टिविटी है वो किस से रिलेटेड होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू प्रॉफिट्स, लॉसेस, जनरल रिजर्व्स, टैक्स, डिविडेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड वर्किंग कैपिटल। इन आइटम्स से जो रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वही हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। एंड सेकंड एक्टिविटी हमारी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मीन्स हम इनको फिक्स एसेट्स और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और फिक्स एसेट्स में जितना भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वही हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। एंड नंबर थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आइटम्स हैं। अगर ऐसा है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी आइटम्स होती हैं? शेयर्स, इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी, डिवेंचर्स, लोन्स। लोन्स चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, दोनों लोन्स आते हैं हमारे, शॉर्ट टर्म भी एंड लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। डिविडेंड्स, जो भी हमने डिविडेंड्स पे किए हैं, ये सारे आइटम्स फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, इसलिए इस एक्टिविटीज को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। राइट। वापिस आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट आता है, नेम द वेरियस टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स बताइए, कौन कौन से हमारे टूल्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये हमारी फाइनेंशियल टूल्स है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट हमने चैप्टर नंबर 3 में किया है। अकाउंटिंग रेशो, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में किया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हम अब चैप्टर नंबर 5 में कर रहे हैं। और एक और होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है,
ठीक है। तो जो फर्स्ट फोर हमारे टूल्स हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। एक्चुअल में वो चैप्टर्स के नाम भी हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशो और एक कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये भी चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3। ये हमारे फाइनेंशियल टूल्स होते हैं, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम 2 इनफ्लोज। इनफ्लो मतलब मनी आना, कैश आना, एंड आउटफ्लोज मीन्स पैसा हमारे पास से जाना, ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एनी 2 कोई भी 2 इनफ्लो बताइए जिससे हमारे पास पैसा आता हो। कैश सेल्स, कैश सेल करने से मनी हमारे पास आएगी। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा मिलने पर हमारे पास कैश आएगा, ठीक है ना, राइट। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। एसेट्स को सेल करने पर नहीं, एसेट्स को सेल करने पर पैसा आएगा वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। गुड्स को सेल करने पर जो मनी हमारे पास आएगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। डेटर से कलेक्शन करने पर जो पैसा आएगा वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। बिल रिसीवेबल से अगर हमें कैश मिल रहा है वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। एक्रूड इनकम से मिल रहा है वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। कैश आउटफ्लो, पैसा हमारे पास से कब जाएगा। कैश परचेज, हमने गुड्स परचेज किए कैश में, या पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, नेम 2 इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के 2 इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताइए। पहले इनफ्लो के 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड हमें मिल रहा है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो पैसा कैश हमें मिल रहा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे भी मनी हमें मिलती है, ये भी हमारा इनफ्लो है। 2 की जगह 3 एग्जाम्पल मैंने दे दिए। ऐसे ही आउटफ्लो में भी 3 एग्जाम्पल दिए। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के परचेज करने पे मनी हमारे पास से जाती है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया है तो हमारे पास से कैश जाएगा। इंक्रीज या फिर परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल बढ़ जाती है या गुडविल हम खरीद रहे हैं, बढ़ना या परचेज करना एक ही मतलब है। अगर गुडविल हमारी पहले से इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसका मतलब गुडविल हमने परचेज की है, ठीक है। वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट होगा। परचेज की है तो मनी हमारे पास से जाएगी, कैश हमारे पास से जाएगा। गुडविल मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, ठीक है ना, राइट। वो ये हमारे आउटफ्लो हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम 2 इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के 2 इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताइए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे। पहले बात करते हैं इनफ्लो के। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं वो यहाँ पर कंसिडर की जाएंगी। अब मनी कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, शेयर के इशू करने से, इशू ऑफ शेयर्स, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस। अगर शेयर हम इशू करते हैं तो पैसा हमारे पास आएगा। इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो मनी हमारे पास आएगी। प्रोसीड ऑफ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन्स, हम लॉन्ग टर्म लोन्स ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं डिवेंचर्स के अलावा, ठीक है, तो भी मनी हमारे पास आएगी। तो ये हमारे इनफ्लो हो गए। आउटफ्लो, पैसा हमारे पास से जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कैसा जाता है हमारे पास से कैश, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट कर देते हैं तो कैश हमारे पास से जाएगा। इक्विटी शेयर्स की पेमेंट नहीं होती। इक्विटी शेयर्स की पेमेंट तब होती है जब बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया। नंबर 2, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन्स। ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट की पेमेंट करना तो कैश हमारे पास से जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर हम डिविडेंड की पेमेंट करते हैं तो भी कैश हमारे पास से जाएगा। ये हमारे इनफ्लोज हैं एंड आउटफ्लोज हैं। इनफ्लो भी मैंने आपको 3 शो कर दिए और आउटफ्लो भी मैंने आपको 3 शो कर दिए। ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, राइट। तो अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। जैसा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है।
कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो चेक करने का एक मेथड है कि कितना कैश करंट पीरियड में हमारे पास आया या कितना कैश हमारे पास से गया, राइट। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम रिवर्स गियर में चलते हैं। हम अपने कैश का फ्लो चेक कैसे करेंगे? देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी हम प्रिपेयर कर चुके हैं। नेट प्रॉफिट हमारे पास है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब उसमें से हमें ये चेक करना है कि हमारा कैश का फ्लो करंट में कितना रहा। तो ये जानने के लिए अब हमें रिवर्स चलना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो आइटम्स हम ऐड कर रहे थे, जो आइटम्स हमने ऐड की थी, वो अब हमें लेस करनी होगी, वो हमें माइनस करनी होगी। और जिस आइटम को हम लेस कर रहे थे अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम, जिन आइटम्स को हमने लॉसेज और एक्सपेंसेस को माइनस किया था, हम यहाँ पर वापस ऐड करेंगे। हमने प्रॉफिट्स एंड इनकम को ऐड किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम, अब यहाँ पर हम उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। हम रिवर्स में चलेंगे, रिवर्स में चलकर ही रिवर्स में चेक करके ही हमें अपने कैश का फ्लो चेक करना होगा, राइट, क्लियर। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जैसा कि हमने डिस्कस किया है, हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। नंबर फर्स्ट हमारी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नंबर सेकंड हमारी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड नंबर थर्ड हमारी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट। देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग में लिया जाएगा। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन जर्नल रिजर्व्स। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो जर्नल रिजर्व्स हमने क्रिएट किए थे, और वो किस में से क्रिएट किए थे? प्रॉफिट में से ही। कहाँ पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में, मतलब हमने लेस किए थे। ये जो आइटम्स मैंने यहाँ पर ये ऐड करके दिखा रहा हूँ, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम हमने लेस किए थे प्रॉफिट में से, इसीलिए हम इनको वापस ऐड कर रहे हैं। इंक्रीज इन जर्नल रिजर्व्स, जर्नल रिजर्व्स हमने प्रॉफिट में से बनाए थे, वो वापस ऐड। प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में हमने डिविडेंड पे किया है लास्ट ईयर वाला, वो हमने प्रॉफिट में से लेस किया था, वापस ऐड। इंटरिम डिविडेंड, एवरेज 6 मंथ्स में जो डिविडेंड पे करते हैं उसी को हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, वो हमने लेस किया था प्रॉफिट में, वापस ऐड। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर या फिर मेड, हमने करंट ईयर में टैक्स बनाया है, टैक्स प्रोविजन बनाया है टैक्स पे करने के लिए, वो हमने प्रॉफिट में से अलग किया हुआ है, इसलिए वापस ऐड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, ऐसी आइटम जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर दिए हैं, जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेज हमारे होते हैं, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है, ऐसे लॉसेज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो किए हुए हैं, ठीक है, वापस ऐड कर देंगे। और जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किए हैं, जो ऐड की हुई हैं, जैसे कि रिफंड ऑफ टैक्स, हमने टैक्स ज़्यादा दे दिया था, वो हमें वापस मिल गया, लेस करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसी इनकम, ऐसी आइटम्स जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो की हुई हैं, जो कि हमें अनएक्सपेक्टेड मिली हैं, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर रिसीव्ड। जब ये हमें मिले थे, हमने इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में लिखा था, हमें तब ऐड किया था, अब वापस लेस कर देंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो करंट में हमारे पास है, उसमें से ये एक्सपेंसेस वापस ऐड कर जाएंगे, ठीक है, और जो इनकम्स हैं वो लेस कर दी जाएंगी। तो अब जो अमाउंट यहाँ पर हमें मिलेगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हमें लर्न करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो प्रॉफिट्स, लॉसेस, जर्नल रिजर्व्स, टैक्स, डिविडेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जिसके अंदर
रिसीविंग भी होती है और लॉसेस भी होते हैं, एंड वर्किंग कैपिटल इन आइटम से रिलेटेड होती है। इसके अंदर ये हमने शो किए एक्सपेंसेस, इनकम्स। तो हमें अभी क्या मिला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल गया। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं, इसके अंदर एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। ऐसे आइटम जो नॉन कैश आइटम्स हैं जो कि हमने परफॉर्मेंस अकाउंट की डाइट में परफॉर्मेंस अकाउंट की डाइट साइड में शो की थी, मिस प्रॉफिट में से माइनस की थी, जो कि हमारे लॉसेज है सारे, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, गुडविल या एनी इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ की जगह हम इनको अमोर्टाइज वर्ड भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि एडजस्टमेंट में दिया होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ, जो डिवेंचर्स के इश्यू करने पे हमने डिस्काउंट दिया था उसको राइट ऑफ करना। कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न मतलब कमी करना, उनको प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफर करना जितने भी ट्रांसफर किए गए हैं। अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने बनाया है, जितना भी इंक्रीज किया है वो है। सारे ये लॉसेज हैं, इन सभी को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड कर दिया जाएगा। और जो हमारी इनकम है उन्हें लेस किया जाएगा, प्रॉफिट्स को लेस किया जाएगा। प्रॉफिट में कौन से आते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मीन्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हमने वापस ऐड की थी क्योंकि ये सारे हमने लेस किए हुए हैं। लॉसेस को ऐड कर दिया क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते टाइम हमने इनको लेस किया था। इनकम को हमने ऐड किया था, अब लेस कर देंगे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमें इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी एडजस्टमेंट होती है। डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ जाता है मीन्स हमारे लॉसेज बढ़ रहे हैं। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम हो जाता है, ठीक है, तो हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आता है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर वापस लेस किया है, राइट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इन लॉसेस को हमने ऐड कर दिया और प्रॉफिट्स को हमने लेस कर दिया। अब जो अमाउंट हमें मिलेगा ये होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा ये है वर्किंग कैपिटल बदलने से पहले का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। देखिए जब वर्किंग कैपिटल की हम एडजस्टमेंट करते हैं तो हम किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। करंट लायबिलिटीज, पहले बात करते हैं करंट लायबिलिटीज। अगर हमारी करंट लायबिलिटीज बढ़ती है, अगर हमारी करंट लायबिलिटीज बढ़ती है तो कैश का फ्लो भी बढ़ेगा। अगर करंट लायबिलिटीज हमारी पहले से बढ़ जाए तो कैश का फ्लो भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? करंट लायबिलिटीज हमारी होती है, करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ये हमारी करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज वो अमाउंट होता है जो कि हमने उधार लिया हुआ है, ठीक है ना। अगर करंट लायबिलिटीज की हम पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, अगर करंट लायबिलिटीज की हम पेमेंट कर देते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम करंट लायबिलिटीज बढ़ा देते हैं, मीन्स अगर हमारी करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो इसका मतलब होता है कि हमने बाहर से पैसा उधार लिया है। अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमने उधार लिया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमने उधार लिया है। बिल्स पेबल बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमने उधार लिया है, ठीक है। अब इसी का मतलब है कि अगर हमारी करंट लायबिलिटीज बढ़ती है, ठीक है, तो हमारा कैश का फ्लो भी बढ़ता है, क्योंकि हम पब्लिक का पैसा, आउटसाइडर्स का पैसा हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा कैश का फ्लो बढ़ जाता है। तो करंट लायबिलिटीज अगर हमारी बढ़ती है तो इसका मतलब हम मार्केट से उधार ले रहे हैं,
ठीक है, हमारा कैश का फ्लो बढ़ रहा है, हम दूसरे का पैसा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी करंट लायबिलिटीज पहले से कम हो जाए तो हमारा कैश का फ्लो भी कम हो जाता है। करंट लायबिलिटीज कम होने का मतलब है हमने करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी। अगर हम करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो उतना पैसा हमारे पास से चला जाएगा। क्रेडिटर्स कम हो गए, बिल पेबल कम हो गए, तो मतलब हमने पेमेंट कर दी तो हमारे पास से कैश चला गया ना, कैश का फ्लो हमारा कम हो गया, राइट। इसलिए कैश फ्लो पर अगर करंट लायबिलिटीज हमारी पहले से बढ़ जाती है तो कैश का फ्लो भी हमारा बढ़ जाता है, प्लस होगा। अगर करंट लायबिलिटीज हमारी कम हो जाती है तो कैश का फ्लो भी हमारा कम हो जाता है, माइनस होगा। जबकि करंट एसेट्स का बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट पड़ता है। करंट एसेट्स, देखिए, अगर करंट एसेट्स हमारी पहले से बढ़ जाती है तो कैश का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स के बढ़ने का मतलब सन्डे डेटर्स बढ़ना, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अगर ये सारी एसेट्स हमारी बढ़ जाती हैं तो इसका मतलब हमारा पैसा आउटसाइडर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर डेटर्स हमारे 2 लाख रुपए से बढ़ गई तो हमारा 2 लाख रुपए कौन यूज़ कर रहे हैं? डेटर्स यूज़ कर रहे हैं, हमारा कैश का फ्लो कम हो गया। अगर बिल रिसीवेबल हमारा बढ़ गया, ठीक है, तो हमने उधार दिया है, पैसा उधार दिया या गुड्स उधार दिए, तो हमारा पैसा बिल रिसीवेबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए हमारा कैश का फ्लो कम हो जाता है। तो अगर हमारी करंट एसेट्स बढ़ती हैं तो कैश का फ्लो कम होगा। अगर करंट एसेट्स हमारी पहले से कम हो जाएं तो हमारा कैश का फ्लो बढ़ जाएगा। डेटर्स कम हो गए, इसका मतलब डेटर से हमने कैश ले लिया। बिल रिसीवेबल कम हो गए, इसका मतलब बिल रिसीवेबल से हमने कैश ले लिया। तो अगर हमारी करंट एसेट्स पहले से कम हो जाती है तो कैश का फ्लो हमारा बढ़ जाता है, राइट। तो पहले हमें ध्यान क्या रखना है, हमें करंट लायबिलिटीज को ध्यान रखना है। दोनों याद करने की कोशिश करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज को ध्यान रखिए, करंट लायबिलिटीज पहले से बढ़ती हैं तो कैश का फ्लो भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने पैसा उधार लिया है। अगर पैसा हमने उधार लिया है तो हमारा कैश का फ्लो बढ़ रहा है, वापस करना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है, वापस करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो हमारा कैश का फ्लो बढ़ रहा है ना, हमें तो कैश के फ्लो पर ध्यान देना है, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो कैश का फ्लो हमारा यहाँ पर बढ़ रहा है, इसलिए देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड करते हैं हम इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर करंट लायबिलिटीज हमारी पहले से बढ़ जाती है तो ऐड होगी, अगर करंट लायबिलिटीज हमारी पहले से कम हो जाती है तो वो लेस होगी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लिया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग है, शॉर्ट टर्म लोन है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती हैं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। करंट एसेट्स का उल्टा इफेक्ट होगा, अगर करंट एसेट्स हमारी पहले से बढ़ती हैं तो कैश का फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। लेकिन अगर हमारी करंट एसेट्स पहले से कम हो जाती है तो कैश का फ्लो हमारा बढ़ जाएगा, मीन्स ऐड। लेकिन करंट एसेट्स के अंदर कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट में जाके यूज़ किया जाता है, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो ऐड, करंट लायबिलिटीज कम होती है तो लेस। करंट एसेट्स का रिवर्स इफेक्ट होगा, अगर करंट एसेट्स हमारी डिक्रीज हो जाती हैं तो ऐड होगा, करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज हो जाती है तो लेस होगा। तो वर्किंग कैपिटल बिफोर चेंजेस के अंदर अगर हम ये ऐड कर दें और ये दोनों आइटम लेस कर दें, अब जो अमाउंट यहाँ पर हमें मिलेगा वो होता है हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें से लेस किया जाएगा इनकम टैक्स पेड, जो हमने करंट डे में इनकम टैक्स पे किया है। नेट ऑफ टैक्स पेड रिफंड क्या होता है ये अभी बाद में बताएंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब लेस किया जाएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या लॉसेस डेबिटेड एज एक्सपेंसेस। वो लॉसेज और एक्सपेंसेस जो हमने स्टार्टिंग में क्या किए थे, वापस हमने ऐड किए थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर, ये लॉस बाई फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक,
ठीक है। जो लॉसेज हमने यहाँ पर वापस ऐड किए थे वो तो हम क्या करेंगे, वापस लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे, हमने ऐड भी किया, अब आप कहोगे कि हमने उसको ऐड भी किया और हमने उसको लेस भी किया, ठीक है। ऐसे ही जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी इनकम थी जो हमने नेट प्रॉफिट में ऐड की हुई थी वो हमने स्टार्टिंग में लेस कर दी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कॉम्पनसेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिसीव्ड, वो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने लेस की थी, वापस लास्ट में आकर उनको ऐड किया जाएगा। ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या इनकम क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लाइक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, वो वापस ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, मीन्स एक बार ऐड कर रहे हैं एक बार लेस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें टैक्स का बेनिफिट मिल सके। टैक्स का बेनिफिट ले लेंगे ये जो, क्योंकि अगर हम इनको स्टार्टिंग में ऐड लेस ना करते, ये हमने इनकम ऐड की हुई थी नेट प्रॉफिट में, हमने वापस लेस कर दी, ठीक है ना। अगर हम ऐसा ना करते तो हमें इस पर भी टैक्स देना पड़ता, इस पर भी टैक्स लग जाता, ठीक है। तो टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस को वापस ऐड किया, ठीक है ना, क्योंकि लॉसेस पर टैक्स नहीं लगता, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को हमने लेस कर दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स या एक्सपेंसेस या लॉसेस पर टैक्स नहीं लगता। तो सिर्फ टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है ना, हमने ऐसा किया है, और गवर्नमेंट ने ऐसा हमें अलाउ भी किया हुआ है, क्योंकि ऐसी इनकम या एक्सपेंसेस पर टैक्स प्रोवाइड नहीं होता, राइट। तो अब जो हमें आंसर यहाँ पर मिलेगा ये हमारा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर हमारा आंसर प्लस का आता है तो कैश फ्लो होगा, अगर हमारा आंसर माइनस का आता है तो कैश यूज्ड होगा। 3 एक्टिविटीज़ बनती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अभी मैंने आपको ये फर्स्ट बताई है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फॉर्मेट एकदम से लर्न नहीं होगा, ग्रेजुअली आपको लर्न करना होगा। सारी आइटम एक जैसे नहीं आती, एक तरीके से नहीं आती है ना, एक साथ नहीं आती, ठीक है। 2-2, 3-3 आइटम इंक्लूड होकर आती हैं, कुछ फर्स्ट पॉइंट में से आ गई, कुछ सेकंड पॉइंट में से आ गई, कुछ थर्ड में से आ गई, ऐसी सारी आइटम्स एक साथ आएंगी तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाता, बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है।